बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 19 के फर्स्ट 3 टॉपिक्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था और वो टॉपिक्स थे रिलेटिव मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स में से फर्स्ट रिजल्ट दैट इज टाइम डायलेशन, उसको डिटेल में डिफरेंट थॉट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट आखिर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करें, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह एक्सप्लोर किया। आइंस्टाइन उन चंद साइंटिस्ट में से थे जो बहुत ही अर्ली एज में साइंस और इस यूनिवर्स में डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को आपस में रिलेट करने लग गए। आप जिस उम्र में फुटबॉल खेलने, क्रिकेट मैच देखने और मोबाइल पर गेम्स खेलने में मसरूफ रहते हैं, उस उम्र में आइंस्टाइन ये सोचा करते थे कि अगर वो लाइट के साथ ट्रेवल कर सकें और इस पूरी दुनिया को, इस पूरी यूनिवर्स को देख सकें, तो ये यूनिवर्स उन्हें किस तरह नजर आएगी। एक शाम को आइंस्टाइन अपना काम कंप्लीट करने के बाद ट्रेन में सफर पर गामजन थे। इस सफर के दौरान उन्होंने जब क्लॉक टावर को क्रॉस किया तो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे ट्रेन क्लॉक टावर से दूर होती गई, स्पीड गेन करती गई, तो क्लॉक टावर पर मौजूद नीडल्स की मूवमेंट स्लो होती गई। आइंस्टाइन ने यह ऑब्जर्व किया कि अगर ट्रेन बहुत ही हाई वेलोसिटी को पहुंच जाए तो क्लॉक टावर की नीडल्स इतनी स्लो हो जाएंगी कि हम उन्हें फ्रीजिंग नीडल्स कह सकेंगे। इसका मतलब यह कि आइंस्टाइन के दिमाग में यह ख्याल आना शुरू हुआ इस ऑब्जर्वेशन से कि जैसे जैसे उनकी ट्रेन तेज होती गई, उनकी टाइम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन भी चेंज होती गई। और ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से थी कि जितनी ट्रेन फास्ट होती जाएगी, क्लॉक उतना ही उनको स्लो नजर आना स्टार्ट हो गया। यहां से आइंस्टाइन के दिमाग में एक बहुत ही अमेजिंग सोच आई और वो सोच रिलेटेड थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सेकंड पॉइंट से। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पॉइंट ये था कि स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यहां इस थॉट एक्सपेरिमेंट से जो उन्होंने ट्रेन में बैठकर क्लॉक के थ्रू किया, इस ऑब्जर्वेशन से आइंस्टाइन अब ये कंक्लूड करने लग गए थे कि स्पीड ऑफ लाइट किस तरह एक कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट बनाने के लिए आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम की वेरिएशन के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में मूवमेंट्स को देखें तो रूटीन लाइफ में डियर स्टूडेंट, अगर कोई कार 110 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव करती हुई आई और आपने स्पीडोमीटर से उसकी स्पीड मेजर की तो वो आपको 110 किलोमीटर पर आवर ही मिली। लेकिन इसी कार ने अगर 90 किलोमीटर पर आवर से चलती हुई कार को क्रॉस किया तो 90 किलोमीटर पर आवर में बैठा हुआ ऑब्जर्वर ये कहेगा कि जिस कार ने मुझे अभी क्रॉस किया है इसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर नहीं है, इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब कि हम रूटीन लाइफ में स्पीड या वेलोसिटी से रिलेटेड रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी तो मैक्सवेल ने यह कहा कि ये स्पीड या वेलोसिटी ऑब्जर्वर की मूवमेंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मूवमेंट पर डिपेंड नहीं करती। और यही बात आइंस्टाइन को परेशान कर रही थी कि हम रूटीन लाइफ में स्पीड और वेलोसिटी में रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स देखते हैं, तो फिर मैक्सवेल की थ्योरी में स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट क्यों है। ये दोनों बातें जो रूटीन लाइफ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो मैक्सवेल की थ्योरी थी, इन दोनों बातों में कॉन्फ्लिक्ट था।
और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आइंस्टाइन ने अपनी स्पेस टाइम वेरिएशन वाली बात बताई। और इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग या स्पेस टाइम वेरिएशन के अकॉर्डिंग ये था कि अगर आप किसी ऐसे फ्रेम में बैठे हैं जो इनर्शियल फ्रेम है और उस फ्रेम में आप कोई इवेंट ऑब्जर्व करते हैं, तो आप रेस्ट वाली स्टेट में एक इवेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि आप इनर्शियल फ्रेम का हिस्सा हैं। सो जो टाइम उस इवेंट का आप ऑब्जर्व करेंगे वो टाइम एक प्रॉपर टाइम कहलाएगा। सपोज करें कि एक बॉल आपने अपवर्ड थ्रो की और जब वो डाउनवर्ड आई तो इस अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट का आपने टाइम नोट किया इन योर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये टाइम आपके उस इवेंट का प्रॉपर टाइम कहलाएगा। अब अगर आप इसी इवेंट को यानी बॉल को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हुए ऑब्जर्व करना है और आप अपनी सिचुएशन थोड़ी चेंज कर लें, अब यही सिचुएशन हम थोड़ी इस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं कि आप उस फ्रेम से बाहर आ जाएं और आप भागते हुए इस बॉल की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। या ये भी पॉसिबल है कि फ्रेम जिसके अंदर ये इवेंट हो रहा है वो तेजी के साथ चलना शुरू कर दे और आप बाहर रेस्ट पर खड़े हों। इन दोनों सिचुएशंस में एक चीज मूव कर रही है। सो अब इन दो सिचुएशंस में जब आप उस सेम इवेंट का टाइम नोट करेंगे तो वो टाइम ओरिजिनल यानी प्रॉपर टाइम से डिफरेंट आएगा। मैं इस सिचुएशन को दोबारा आपके लिए रिपीट कर देती हूं। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप खड़े होकर कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन का टाइम नोट करते हैं तो वो टाइम कहलाएगा प्रॉपर टाइम। अब अगर आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर आ गए और आपने दौड़ते हुए उसी सेम इवेंट को ऑब्जर्व किया या फिर आप बाहर आ गए और स्टैटिक खड़े रहे और वो फ्रेम तेजी से चलता हुआ आपके सामने से गुजरा, इन दोनों सिचुएशंस में जब आप उसी सेम बॉल की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट का टाइम नोट करेंगे तो वो डिफरेंट टाइम आएगा और वो टाइम उस प्रॉपर टाइम से डिफरेंट है। सो ये टाइम कहलाएगा रिलेटिव टाइम या रिलेटिविस्टिक टाइम। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि टाइम जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली टाइम की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसे अभी हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन पहले डियर स्टूडेंट देख लेते हैं कि जो अभी मैंने आपको प्रॉपर टाइम और रिलेटिविस्टिक टाइम की स्टोरी समझाई, इसको रिटन फॉर्म में आप किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे। प्रॉपर टाइम क्या है? If an observer is stationary in an inertial frame of reference, he measures the time interval T naught between two events in his frame. This time interval is known as the proper time. ये अभी मैंने आपको समझाया कि अगर बॉल आप ही के फ्रेम में अपवर्ड डाउनवर्ड मूव हुई और आपने फ्रेम के अंदर खड़े होकर उसका टाइम नोट किया तो वो टाइम क्या कहलाएगा? प्रॉपर टाइम। अब आप उस फ्रेम से बाहर आ गए, आप स्टैटिक होकर एक चलते हुए फ्रेम को ऑब्जर्व करें या फ्रेम स्टैटिक हो और आप चलते हुए उस इवेंट को ऑब्जर्व करें तो जो टाइम नोट होगा वो कहलाएगा रिलेटिविस्टिक टाइम। सो रिलेटिविस्टिक टाइम क्या होगा? इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग with respect to frame of events with velocity v या फिर the frame of events is moving with respect to the observer with velocity v। ये दोनों situations अभी मैंने आपको समझाई। इन दोनों situations में जो आप टाइम नोट डाउन करते हैं वो टाइम कहलाता है relativistic time। और इस रिलेटिविस्टिक टाइम को मेजर करने के लिए आइंस्टाइन ने जो फार्मूला दिया वो फार्मूला था T इज इक्वल टू T नॉट ओवर 1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। इसमें T नॉट है प्रॉपर टाइम और T है रिलेटिविस्टिक टाइम, C है स्पीड ऑफ लाइट और V है वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम। जिस
स्पीड के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ वो फ्रेम मूव करेगा, वो वेलोसिटी आप यहां पर पुट करेंगे। इस फार्मूले को समझने के लिए कि ये फार्मूला बेसिकली किस तरह डिराइव हुआ था, हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि उस थॉट एक्सपेरिमेंट में कैसी सिचुएशन होगी जिसमें आप टाइम डायलेशन के फार्मूले को डिराइव कर सकेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, थॉट एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट, थॉट एक्सपेरिमेंट में आप सपोज करें कि आप एक स्पेसशिप में बैठे हुए हैं। वो स्पेसशिप एक कांस्टेंट हायर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और आपने एक ऐसा लाइट पल्स यूज करना है जो लाइट पल्स जनरेट हो और उस स्पेसशिप की छत में लगे हुए मिरर से बाउंस बैक होकर वापस जहां से वो लाइट पल्स इमिट हुई थी वहां पर पहुंच जाए। इस सिचुएशन में जो लाइट पल्स का सोर्स है और जो स्पेसशिप की छत है जहां मिरर अटैच्ड है, इसके बीच का डिस्टेंस आप कंसीडर कर लें कि h है। अब आप इसी फ्रेम के अंदर यानी स्पेसशिप के अंदर खड़े हैं। आपने प्रीवियस जो अभी मैंने आपको बात बताई वो आपने याद रखनी है कि रिलेटिविस्टिक टाइम क्या है। आप अभी फ्रेम के अंदर खड़े हैं और आप इस लाइट पल्स को मिरर तक जाते हुए और फिर मिरर से वापस लाइट सोर्स तक आते हुए ऑब्जर्व करेंगे और इस ड्यूरेशन का टाइम इंटरवल कैलकुलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे ही लाइट पल्स जनरेट हुई, मिरर से बाउंस बैक होकर वापस नीचे आई, तो इसमें उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो है 2h। और अगर आप s इज इक्वल टू vt वाला फार्मूला यूज करें तो टाइम इक्वल होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड और डिस्टेंस टोटल इस इवेंट में कवर हुआ है 2h। सो इसका मतलब कि टाइम की वैल्यू है 2h डिवाइडेड बाय c। c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब आपके पास ये इक्वेशन है जो कि टाइम की वैल्यू आपको देगी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइम। अब इस इवेंट को सपोज करें कि एक ऑब्जर्वर अर्थ पर खड़े हुए ऑब्जर्व कर रहा है। सेम इसी इवेंट को जब उस अर्थ पर खड़े हुए ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया तो उसको लाइट पल्स की मूवमेंट कुछ इस तरह से नजर आई। इसकी रीजन ये है कि जब अर्थ पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर इस इवेंट को ऑब्जर्व करेगा तो स्पेस शिप की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फैक्टर लाइट पल्स की मूवमेंट को एक डायगोनल पैटर्न में ट्रांसफॉर्म कर देगा। और अगर आप इस डायगोनल पैटर्न को देखें तो आप बड़े आराम से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन में लाइट पल्स ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, प्रीवियस केस में लाइट पल्स के डिस्टेंस से ये डिस्टेंस ज्यादा है। अब ये डिस्टेंस s जो लाइट पल्स ने कवर किया अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, अब हम पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि जब इस वैल्यू को ऑब्जर्वर ऑन अर्थ टाइम के फार्मूले में यूज करेगा तो टाइम की क्या वैल्यू इस ऑब्जर्वर के लिए जो कि अर्थ पर खड़ा है, क्या वैल्यू फॉर टाइम आएगी। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम इस डायगोनल पैटर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं कि डिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। अभी आपने देखा कि लाइट पल्स जो ऑब्जर्वर ऑन अर्थ था उसको कुछ इस तरह नजर आई। ये वो टोटल डिस्टेंस है जो स्पेसशिप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी और ये वो हाइट है जो सोर्स ऑफ लाइट और मिरर के बीच की हाइट है। इसमें आपको दो ट्रायंगल नजर आएंगे। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल पर आप पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट करके s की वैल्यू फाइंड करेंगे और सेम वही s की वैल्यू हम इस इक्वेशन में यूज कर लेंगे। सो अगर डियर स्टूडेंट हम इस ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है s, बेस की वैल्यू है l और परपेंडिकुलर की वैल्यू है h। इसमें आपने क्योंकि s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बोथ साइड्स पर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा l स्क्वायर इज इक्वल प्लस h स्क्वायर। सो s की वैल्यू आपके पास ये आई। अब आप ऑब्जर्व करें कि वो ऑब्जर्वर जो अर्थ पर है उसको 2s के अकॉर्डिंग लाइट पल्स मूव होती हुई नजर आई। सो जो डिस्टेंस इस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया वो होगा ट्वाइस ऑफ s। सो अब इस वैल्यू को यूज करेगा ऑब्जर्वर ऑन अर्थ और फाइंड करेगा कि टाइम की वैल्यू क्या है। टाइम की इक्वेशन होती है डिस्टेंस ओवर स्पीड ऑफ लाइट। सो डिस्टेंस की वैल्यू है 2s डिवाइडेड बाय c और 2s की वैल्यू है 2l स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। ये वो फैक्टर है 2l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट जो ऑब्वियसली जो स्पेसशिप में बैठा हुआ ऑब्जर्वर था उसने जो डिस्टेंस मेजर किया था दैट वाज जस्ट 2h, उससे ये वैल्यू बहुत ग्रेटर है। लेकिन पहले हम स्पेसशिप के ऑब्जर्वर की वैल्यू भी लिख लेते हैं कि उसने टाइम की इक्वेशन को कैसा बनाया। सो फिर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके देखेंगे कि किसके पास टाइम की वैल्यू कम आई है और कौन ज्यादा टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। अगर आप स्पेसशिप में बैठे हुए ऑब्जर्वर को देखें तो लाइट पल्स जो उसको नजर आई थी जस्ट उसने अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड मूवमेंट की थी। इसका मतलब कि लाइट पल्स ने जो डिस्टेंस कवर किया था वो सिंपली ट्वाइस ऑफ h था। ये डिस्टेंस कवर हुआ। अगर उसने टाइम नोट करना है तो टाइम अगेन क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड विच इज स्पीड ऑफ लाइट। अब डिस्टेंस कितना है 2h डिवाइडेड बाय c। अब अगर आप कंपेयर करें इस फैक्टर को तो ये फैक्टर है 2 अंडर रूट l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय c और ये फैक्टर है 2h डिवाइडेड बाय c। ये वैल्यू ऑब्वियसली इस वैल्यू के मुकाबले में बहुत ही कम होगी क्योंकि यहाँ पर 2h का फैक्टर बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू 2l स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि जो टाइम यहां कैलकुलेट किया जाएगा उस टाइम की वैल्यू बहुत ही कम आएगी और जो टाइम ऑब्जर्वर ऑन अर्थ कैलकुलेट करेगा वो टाइम आपके पास एक बिगर अमाउंट में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ पर खड़े होकर जब आपने सेम इवेंट को ऑब्जर्व किया तो स्पेसशिप के टाइम की वैल्यू और अर्थ पर आने वाली टाइम की वैल्यू में फर्क आ गया और ये फर्क कहलाता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इन टाइम ऑब्जर्वेशन। और इसी सारे फिनोमेना को आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया। क्योंकि अभी ये जस्ट एक इक्वेशन की फॉर्म में है, इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी वैल्यूज की फॉर्म में टाइम को ऑब्जर्व करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल कंसिडर करते हैं और एग्जांपल में हम वैल्यू ऑफ टाइम को कंपेयर करके देखेंगे कि टाइम किस फ्रेम में स्लो हो गया और किस फ्रेम में फास्ट हो गया। इस एग्जाम्पल में स्पेसशिप का जो क्लॉक है वो स्लो चल रहा था और जो अर्थ पर क्लॉक है वो फास्ट चल रहा है। अर्थ का क्लॉक जल्दी जल्दी चलते हुए सेम इवेंट को एक बिगर टाइम में मेजर कर रहा है और स्पेसशिप का क्लॉक कंपैरेटिवली स्लो चलते हुए सेम इवेंट को कम टाइम में ऑब्जर्व कर रहा है। सो इसी चीज को अब हम देखते हैं मैथमेटिकल एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या हमारे उस एग्जाम्पल में भी आंसर सेम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग आते हैं या डिफरेंट आते हैं। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल हमने कुछ इस तरह से ली कि एक
स्पेसशिप है जो 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही है अराउंड द अर्थ, और ये स्पेसशिप उस ऑर्बिट में पूरे 1 साल के लिए ट्रेवल करती रही। अब 1 साल के बाद जब वो जमीन पर आई तो जमीन पर मौजूद ऑब्जर्वर ने क्या टाइम बताया कि वो स्पेसशिप, क्या अर्थ पर मौजूद ऑब्जर्वर ने भी यही बताया कि वो स्पेसशिप 1 साल के लिए वहां ऑर्बिट कर रही थी, या फिर अर्थ पर मौजूद ऑब्जर्वर ने एक डिफरेंट टाइम बताया? सो इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं। t इज इक्वल टू टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसमें टी नॉट है प्रॉपर टाइम, और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वो फ्रेम जिसके अंदर आप खुद मौजूद हैं और वहां आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो आपका प्रॉपर टाइम होगा। अब इसमें क्योंकि आप स्पेसशिप में मौजूद हैं जो 1 साल के लिए एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है विद 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो आपका जो प्रॉपर टाइम होगा वो 1 ईयर होगा। सो यहां पर हम टी नॉट की जगह पुट करेंगे 1 ईयर, और यहां पर जो स्पीड जिसके साथ आप ट्रेवल कर रहे हैं या आपकी स्पेसशिप ट्रेवल कर रही है वो है 0.6 c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करें तो वैल्यूज कुछ इस तरह आएंगी। इसमें आप c स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो 0.6 का स्क्वायर किया तो ये बन गया 0.36, और ये c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो गए। जब आपने 1 में से 0.36 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास फैक्टर आएगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने से 0.64, और ये 1 ईयर है। और जब आपने इसको रूट को हटाया तो ये बन गया 0.8, और जब आप इस 0.8 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.25 इयर्स। डियर स्टूडेंट, जरा टाइम की वैल्यू देखें, वो है 1.25 इयर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपको स्पेसशिप में लगेगा कि सिंपली आप 1 साल गुजार रहे हैं, लेकिन जब आप अर्थ पर आएंगे तो अर्थ पर मौजूद ऑब्जर्वर आपको ये कहेगा कि आपने 1 साल नहीं गुजारा, आपने 1.25 इयर्स गुजार दिए हैं। और एक्चुअली ये 1.25 इयर्स अर्थ पर पास हुए होंगे एज कंपेयर टू द क्लॉक इन द स्पेसशिप। इसका मतलब कि स्पेसशिप ऑब्वियसली जब भी किसी भी ऑर्बिट में हायर वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उस स्पेसशिप में मौजूद क्लॉक स्लो हो जाता है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग जब आपने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बनाया, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में आपने सैटेलाइट्स को अगर लॉन्च करना है तो सैटेलाइट को लॉन्च करते हुए रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स का ख्याल रखा जाता है। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो क्लॉक आप सैटेलाइट में रखेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, ऑब्वियसली जब वो क्लॉक स्पेसशिप में जाएगी तो वो क्लॉक तो स्लो हो जाएगी, और उस क्लॉक का टाइम अर्थ के टाइम के साथ सिंक नहीं कर पाएगा। उसके टाइम को अर्थ के टाइम के साथ सिंक करने के लिए उसकी क्लॉक में थोड़ी चेंजेस की जाती हैं, क्योंकि जीपीएस सिस्टम में मौजूद सैटेलाइट्स को अगर आप जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग देखें तो जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये कहना है कि जैसे जैसे आप ग्रेविटी से बाहर जाते हैं तो आप ग्रेविटेशनल इफेक्ट से दूर हो गए तो आपका क्लॉक तेज हो जाएगा, यानी स्पेसशिप में मौजूद क्लॉक क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और अकॉर्डिंग टू जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कितना तेज होगा? वो होगा 45,900 नैनोसेकंड पर डे। ये वो टाइम फैक्टर है जो इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा अकॉर्डिंग टू जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये कहना है कि जैसे जैसे आप एक बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए ऑब्जेक्ट में बैठेंगे तो उसमें मौजूद क्लॉक स्लो हो जाएगा। जनरल थ्योरी का कहना है कि क्लॉक तेज हो जाएगा, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कहना है कि क्लॉक स्लो हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर आप सैटेलाइट में जो कि एक हायर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, टाइम एक एवरेज 7200 नैनोसेकंड पर डे के अकॉर्डिंग स्लो हो जाएगा। सो ये दोनों जो फैक्टर हैं, इनको आपने सैटेलाइट में मौजूद क्लॉक के अंदर कंपनसेट करवाना है। इन दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आप स्पेसशिप में मौजूद क्लॉक की जो नीडल मूवमेंट है उसे अर्थ की नीडल मूवमेंट के साथ सिंक्रोनाइज्ड करवाते हैं, ताकि जब डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस और कम्युनिकेशंस किए जाएं तो सैटेलाइट और अर्थ का आपस में इन टाइम कनेक्शन रहे। ये तो था कि सैटेलाइट जो कि एक हायर वेलोसिटी के साथ मूविंग ऑब्जेक्ट है, वहां आप क्लॉक को सिंक्रोनाइजेशन के अकॉर्डिंग लाने के लिए टाइम डायलेशन की इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन की ही इक्वेशन की हेल्प लेकर फाइंड किया जाता है कि कौन सा रिलेटिविस्टिक फैक्टर आप स्पेसशिप की क्लॉक में इंक्लूड करेंगे। सेम यही चीज आप एरोप्लेन्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो एरोप्लेन जो कि ऑब्वियसली हमारी अर्थ में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली हाई वेलोसिटी के साथ चल रहा होता है, अगर वो एरोप्लेन एक बहुत ही लॉन्ग फ्लाइट के लिए ट्रेवल कर रहा है तो आप बिल्कुल दो आइडेंटिकल क्लॉक्स लें जिनका टाइम और बिहेवियर बिल्कुल आइडेंटिकल हो। एक क्लॉक आप अर्थ पर रख लें और एक क्लॉक उस एरोप्लेन पर रख दें। एरोप्लेन जब एक लॉन्ग फ्लाइट के बाद वापस आएगा तो आप दोनों क्लॉक्स को ऑब्जर्व करें। आपको इन दोनों क्लॉक्स में भी टाइम डायलेशन का इफेक्ट नजर आएगा। वो क्लॉक जो एरोप्लेन में थी, वो क्लॉक 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, कितना 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड स्लो होगी एज कंपेयर टू द क्लॉक ऑन द अर्थ। ऑल्दो ये टाइम बहुत ही छोटा है जो कि हम रूटीन लाइफ में इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन अगर आप यही कैलकुलेशन टाइम डायलेशन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग करें तो जो रिजल्ट्स आपको टाइम डायलेशन की इक्वेशन से मिलते हैं वो एग्जैक्टली क्लॉक के ऊपर ऑब्जर्व होने वाले टाइम के साथ मैच करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये देखा आपने कि यही चीजें हमारी रूटीन लाइफ में भी हायर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप यंग रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी बूढ़े ना हो, तो फिर आप ऐसे फ्रेम में बैठें जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा हो, तो आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। सो एजिंग प्रोसेस यानी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स भी टाइम डायलेशन के थ्रू जनरेट होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि टाइम डायलेशन का इफेक्ट हमारे सराउंडिंग में मौजूद बहुत सारे इवेंट्स में हो रहा है, लेकिन कुछ इवेंट्स में क्योंकि वेलोसिटीज बहुत ही स्लो होती हैं, सो वहां ये इतना क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होता या ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता। और वो ऑब्जेक्ट्स जो हायर वेलोसिटीज के साथ अप्रोच कर रहे हैं, वहां पर हमें टाइम डायलेशन का इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम डायलेशन इक्वेशन which is t is equal to t naught over 1 minus v square over c square, इसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। अगर आप एप्लीकेशंस देखें टाइम डायलेशन की, तो टाइम डायलेशन की एप्लीकेशंस में आप लिख सकते हैं कि टाइम डायलेशन इज अप्लाइड ऑन अ सैटेलाइट in global positioning system and it is also applied to all the timing processes, चाहे वो फिजिकल हैं, चाहे वो केमिकल हैं या बायोलॉजिकल मींस एजिंग प्रोसेस है, इन सारे प्रोसेसेस पर टाइम डायलेशन इफेक्ट करता है। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइम
डायलेशन। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड mass variation. Till then, Allah Hafiz.